Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अब हम करते हैं उस स्टेट की बात जहां पर इंडिया अलायंस को खास तौर पर बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन फिलहाल जो बदले हुए समीकरण है उसने कहीं ना कहीं हो सकता है वोटर्स को भी कंफ्यूज किया है, क्योंकि आपस में जो पार्टियां हैं वो भी लड़ भिड़ रही हैं। तो इस बदले हुए समीकरण में क्या हालात रहते हैं, आप समझ गए होंगे कि हम महाराष्ट्र की महाभारत की बात कर रहे हैं। और मिलिंद, क्योंकि आप खुद महाराष्ट्र से आते हैं, हम चाहते हैं कि सबसे पहले शुरुआत आपसे ही हो, क्योंकि देखिए आज जब 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो गई, इसी के साथ वहां पर मतदान खत्म हो गया है। और हमने पहले भी कहा कि चुनाव खत्म नहीं माना जाएगा जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में जनता ने तो फैसला कर दिया है कि देश किसका होगा। भले नतीजे आएंगे, फैसला उन्होंने कर दिया है। ईवीएम में जाकर उन्होंने वोट कास्ट किया है, पोलिंग बूथ पर पहुंचे, खत्म कहानी, वहां से जनता का रोल खत्म हो जाता है महाराष्ट्र में। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र को समझने के लिए, यहाँ पर बैठे महाराष्ट्र की सीट को समझने के लिए बैठे हैं, और इसके लिए हमारे जो खास मेहमान है और हमारे साथ वाल्विक वाल रहे हैं, जी, तो सीनियर मैं पहले जर्नलिस्ट हैं। मैं और परिणय परिचय करा देता हूँ। बिल्कुल जो हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं वो है समीरण वाल्वेकर। और समीरण का मैं परिचय दे दूं कि समीरण जो है पिछले शायद 35-40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। दूरदर्शन में भी रहे हैं, भारतीय सूचना सेवा में भी रहे हैं, एनडीटीवी में भी रहे हैं, तमाम मराठी चैनलों के संपादक रहे हैं। तो समीरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से। तो समीरण, आपका स्वागत है सबसे पहले तो न्यूज तक की इस चर्चा में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बात कही जा रही है बार बार कि महाराष्ट्र एक स्विंग स्टेट है, मतलब पिछली बार का अगर हम देखेंगे तो पिछली बार महाराष्ट्र में 48 सीटों में से एनडीए को 42 सीटें मिली थी, 41 प्लस एक जो नवनीत राणा की अगर आप सीट जोड़ लेंगे तो। अब इस बार और पिछली बार में फर्क ये है रश्मि कि पिछली बार शिवसेना एक थी, एक पार्टी थी, एनसीपी भी एक पार्टी थी। तो एनसीपी और कांग्रेस एक तरफ थे, शिवसेना और बीजेपी एक तरफ थे। अब उस शिवसेना के भी दो टुकड़े हो चुके हैं और एनसीपी भी दो टुकड़े। तो एक टुकड़ा जो है शिवसेना का कांग्रेस के साथ है, एक बीजेपी के साथ है। एनसीपी का एक धड़ा जो है वो बीजेपी के साथ है, अजित पवार वाला, और शरद पवार वाला कांग्रेस के साथ है। तो कुल मिला के जो पहली बार जो 4 पार्टियों में मुकाबला था पिछली बार, वो अब 6 पार्टियों में मुकाबला हो गया। और एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे की, वो चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन वो बीजेपी के साथ में। तो समीरण, जो पूरे देश की नजर लगी हुई है महाराष्ट्र में कि इस बार क्या होगा, तो आपका क्या आकलन है आज के मतदान के बाद? आज का अगर मतदान का मिलिंद जी टेक अवे हम लेना चाहते हैं तो 3-4 मुद्दों पे मैं पहले एक टोन सेट करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि आज चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने एक बयान दिया है अभी अभी थोड़ी देर पहले कि महाराष्ट्र के इतिहास में ये सबसे काला दिन है, और वो इसलिए है कि शिवसेना और कांग्रेस, यानी कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और कांग्रेस, ये एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। क्योंकि बाला साहब का जो ड्रीम था, उन्होंने जो कहा था कि किसी भी हालत में अगर कांग्रेस के साथ जाने की नौबत आ गई तो मेरा दुकान में बंद कर दूंगा। तो आज की तारीख में 2-3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेकअवेज है, उसमें से कहीं ना कहीं एक हलचल एकनाथ शिंदे के ग्रुप में दिखाई दे रही है कि कांग्रेस और उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, ये दोनों एक साथ मिलकर एक दूसरे को वोटिंग करके साथ में आगे उभर रहे हैं। ये एक। दूसरी चीज ये है कि एक जो 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज आज वोट कर रही है, उसमें एक पैराशूट लैंडेड कुछ उम्मीदवार, जो मुंबई का ये खास वर्ड है कि पैराशूट लैंडिंग करके कुछ उम्मीदवार मुंबई में हैं। और आपको मालूम है मुंबई में 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो पालघर, ठाणे, कल्याण, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुंबई के आसपास है। और बाद में धुले, दिंडोरी, नासिक, ये सब महाराष्ट्र के उत्तर महाराष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। मुंबई की अगर हम बात करें तो ये पैराशूट लैंडेड जिनको कहते हैं, ऐसे 3 उम्मीदवार जो है वो दक्षिण मध्य मुंबई के अनिल देसाई जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप के, वो वहां बाहर से आए हैं। उत्तर मुंबई में पीयूष गोयल सडनली उनको लाकर उत्तर मुंबई में लाया गया। उसकी वजह तो एक अलग थी, क्योंकि वहां 27 to 29% गुजराती वोटर्स है और 37% मराठी वोटर्स है। मराठी वोटर्स के बारे में थोड़ा बाद में मैं बोलना चाहूंगा। लेकिन उत्तर मध्य मुंबई में भी उज्जवल निकम जो एडवोकेट रहे हैं और ये टेररिस्ट की केसेस वगैरह उन्होंने भारत सरकार की ओर से लड़ी थी, तो उज्जवल निकम भी पैराशूट लैंडेड है। तो ये पैराशूट लैंडेड 6 में से 3 उम्मीदवार जो है, उनका एक बहुत ही ट्रिकी पोजीशन बना है। और मीडिया के जानकार लोग जो, उनका कहना यह है कि ये तीनों
पैराशूट लैंडेड उम्मीदवारों में से सिर्फ पीयूष गोयल ज्यादा सेफ दिखाई दे रहे हैं। बाकी अनिल देसाई और उज्जवल निकम की सीट बिल्कुल सेफ नहीं दिखाई दे रही है। और एक मुद्दा जो है वो मराठी लोगों का, जिसको हम टक्का या परसेंटेज ऑफ मराठी वोट्स कहते हैं। अगर 2011 की गिनती देखें और उसमें 2022 में जो चेंजेस हुए वो अगर हमने देखे, तो मराठी परसेंटेज ऑफ वोट्स इन मुंबई, यानी कि 1.5-2 करोड़ की मुंबई है, उसमें मराठी परसेंटेज जो 2011 में 36% था, वो घटकर अभी 31% आ गया है, ऐसे बताया जाता है। अभी तक तो गिनती 10 साल के बाद जो होती है सेंसस की, वो तो हुई नहीं है। लेकिन हिंदी वोट 22 से 26 हो गया है, गुजराती वोट 11.34 से लेके 14% हो गया है, और उर्दू वोट 13%, 13.53% से 15% हो गया है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है मुंबई में। अब आते हैं जो आज बहुत ही कम वोटिंग हुआ है, 48.66% महाराष्ट्र में वोटिंग हुआ है। तो ये वोटिंग का मीनिंग कैसे लगाना है ये किसी को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हम जो देखते, हाँ हाँ मिलिंद जी। नहीं, आप बोलते रहिए सम्राट, आप बोलते रहिए। ओके ओके, हाँ। तो मुझे थोड़ा ये परसेंटेज जो है उसके बारे में थोड़े दो राय दिखाई देते हैं। हालांकि हम ऐसा मानते हैं कि अगर परसेंटेज ज्यादा हो जाता है बहुत, तो जो भी सत्ता में है या अभी चुनकर आए उनके खिलाफ वोट जाता है और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां वर्कआउट होता है। लेकिन वोट बहुत ही कम हुआ है, क्योंकि लास्ट वोटिंग का परसेंटेज अगर हम बॉम्बे का देखेंगे पूरे 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज का मिलकर, तो वो 2019 में 59 सॉरी 19 में 55% हुआ था। तो उससे करीबन 5% या 6% अगर वोटिंग कम होता है, तो इसका मतलब है कि जो भी चुनकर बीजेपी के उम्मीदवार या शिवसेना के मिलकर उम्मीदवार आए थे, तो उनके सीट्स को यहाँ थोड़ा खतरा दिखाई देता है। और बाकी जो स्प्लिट पार्टीज हुई है, जैसा जिसका जिक्र आपने अभी किया था, तो वो जो स्प्लिट पार्टी में हुआ है एनसीपी में और शिवसेना में, तो उसमें कांग्रेस का पूरा वोट उद्धव ठाकरे को मिलते नजर आ रहा है, एनसीपी का पूरा वोट उद्धव ठाकरे को मिलते नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी को शिवसेना के खेमे में जो भी 40-42 लोग लेके एकनाथ शिंदे गुट बीजेपी के साथ गया, उनको मुंबई में जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना दिखाई नहीं देता है। तो एक तो मराठी परसेंटेज हो गया, दूसरा स्प्लिट ऑफ पार्टीज हो गया, तीसरा और एक यह है कि मुंबई में बहुत लोग क्यों वोटिंग के लिए नहीं आए। तो इसमें गर्मी वगैरह ये तो चीजें मुंबई में रहती है, उसका कोई इतना बड़ा रीजन नहीं मानना चाहिए। बट यहाँ बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोटिंग सेंटर्स पे थोड़ी अफरा तफरी दिखाई दे गई, क्योंकि वहां का कुछ जगह ईवीएम मशीन ठीक नहीं चल रहा था, कुछ जगह बहुत बड़ी लाइन थी और मिसमैनेजमेंट थी। तो आदेश बांदेकर जो शिवसेना के हैं, पीयूष गोयल बीजेपी के हैं, उन्होंने कंप्लेंट्स की और बहुत ही नाराजगी जताई मुंबई में। तो खुद देवेंद्र फडणवीस ने इलेक्शन कमीशन के पास कोई कंप्लेंट दाखिल की है, और इलेक्शन कमीशन इज लुकिंग आफ्टर वेरी सीरियसली ऑन दिस कंप्लेंट्स। इवन कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जैसे नासिक हो या आरे कॉलोनी हो मुंबई की, वहां ठाकरे और शिंदे की गुट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो इंटरफेयर करना पड़ा वहां इलेक्शन कमीशन को और सॉर्ट आउट करना पड़ा। तो ये चीजें आज की टेक अवे जो कहेंगे हम वो कह सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम वोटिंग होना, ये मेरे ख्याल से बीजेपी को खतरा हो सकता है। बीजेपी का ये प्रयास रहा था और पीएम ने भी उनके स्पीच में कहा था, जो भी 21 रैलीज पीएम ने महाराष्ट्र में की, ये पिछले 4-5 वोटिंग के सेक्टर्स में, तो उसमें हर बार वो कहते गए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करने के लिए आने चाहिए, बिकॉज बीजेपी ये चाहती है कि जितने ज्यादा लोग वोटिंग करने के लिए आएंगे उतना बीजेपी का फायदा हो जाएगा। लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है, ज्यादा लोग वोटिंग के लिए आए नहीं। महाराष्ट्र के कुछ छोटे छोटे गांवों में ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि लोगों ने वोटिंग ना करना भी पसंद किया, क्योंकि उनकी लोकल रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें हैं, डिमांड्स है, जैसे कि पानी हो या वहां के रोड्स हो या एक्सेस रोड्स हो, वो पूरी नहीं हुई है पिछले तीनों टर्म्स में। तो इस बार हम वोटिंग नहीं करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। तो इसलिए जो भी बाहर नहीं निकले उनका भी प्रॉब्लम है, जो भी वोटिंग के सेंटर्स पे कॉन्फ्लिक्ट हुई है वो भी प्रॉब्लम है। लेकिन जो भी उसका परसेंटेज कम हुआ है, मुझे लगता है वो बीजेपी को खतरे से कम नहीं है। किरण, मैं आखिरी सवाल आपसे लूंगा, बाद में विजय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और बिहार से सुजीत कुमार झा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो समीरण, आपने बता दिया कि कम वोटिंग होती है तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन देश के जो दर्शक
है उनका जानना यह है कि पिछली बार 42 सीटें आई थी 48 में से एनडीए को। मैं अभी एनडीए की बात कर रहा हूँ, मैं अभी बीजेपी या एकनाथ शिंदे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपका क्या अनुमान है कि इस बार इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती है महाराष्ट्र में, और एनडीए को कितनी सीटें मिल सकती है, क्योंकि इसी पर पूरे देश का जो वर्डिक्ट टिका हुआ है। हाँ मिलिंद जी, जो हमने जायजा लिया था और पिछले कुछ दिन हम मुंबई तक में भी बात कर रहे थे साहिल जोशी जी के साथ, तो मेरा खुद का अनुमान यह है, जो मैं पिछले कुछ महीनों में या वर्षों में बदलती हुई राजनीति जो देख रहा हूँ, तो उसमें मुझे ऐसे लगता है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। ऑन द कॉन्ट्री, मुझे ऐसे लगता है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी महायुति से ज्यादा सीट्स महाराष्ट्र में इस बार ले सकती है। 24-24 अगर आधा आधा हम माने, तो मुझे लगता है 24 से 26 तक महाविकास आघाड़ी ले सकती है, और 21 से 22 सीट, ज्यादा से ज्यादा 21 से 22 सीट महायुति ले सकती है, यानी कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना। लेकिन अजित पवार का ग्रुप जो एनसीपी से आया है बीजेपी के साथ, उसे बिल्कुल 4 या 5 सीटें जो है उसमें से कोई चुनकर आएगी ऐसा दिखाई नहीं देता है। अगर आती है ज्यादा से ज्यादा तो 1 सीट अजित पवार ग्रुप को मिल सकती है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी के जितने 15 उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए हैं, उसमें से ज्यादा 7 या 8, और बीजेपी के ज्यादा से ज्यादा 11 या 12 उम्मीदवार। तो मुझे लगता है कि बीजेपी 21 से 22 तक सिमट जाएगी, और महाविकास आघाड़ी जो है, शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना, ये 24 से 26 तक जाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। जो आप आंकड़ा दिखा रहे हैं, हालांकि सही आंकड़ा तुमको 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 2019 के मुकाबले अगर मैं एनडीए की बात करूं, तो उसको 16 से 18 सीटों का नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को हालांकि आपके हिसाब से ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, उसकी 2-3 सीटें ही कम हो रही, क्योंकि पिछली बार उनको 23 सीटें मिली थी और इस बार वो 28 सीटों पर लड़ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद समीरण आपका। मैं विजय जी आपसे बात करना चाहता हूँ कि अगर ये जो समीरण ने आकलन बताया कि 16 से 18 सीटें एनडीए की कम होती है महाराष्ट्र में, और अगर ये आकलन सही होता है, तो खैर 400 की पार की बात अभी कोई कर नहीं रहा है, लेकिन ये तो एक बड़ा सेटबैक होगा बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए। तो वो वाकई में सेटबैक होगा। और जहां तक मैं समझा था, वो कह रहे थे कि बीजेपी पिछली बार 23 सीटें जीती थी, बीजेपी शायद अपने दम पर 11-12 सीटें क्रॉस नहीं कर पाएगी, और शिंदे उन्होंने कहा 21 सीटें। 21? जी उन्होंने कहा 21। नहीं, सिर्फ बीजेपी नहीं, बिल्कुल पूरा मिलके। मिलिंद जी, मैं कह रहा था कि पूरी मिलके, तीनों पार्टी की मिलके 21-22 आएगी, बीजेपी की तो 12-13 ही आएगी। हाँ, तो ये अपने आप में बड़ा सीरियस है कि बीजेपी की 50% सीटें कम हो जाएंगी। 23 पिछली बार जीती थी, शायद 25 में लड़े थे और 23 जीती थी, और इस बार शायद 27-28 में लड़ रहे हैं, और उसमें से अगर 11-12 सीटें आ रही हैं, तो ये बीजेपी के लिए व्यक्तिगत तौर पर बड़ा सेटबैक है। तो मैंने जब समझा था, मैंने 21 सीटें कही थी, तो मुझे लगा कि बीजेपी की अपनी 21 सीटें आ रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि 21 सीटें एनडीए को आ सकती है। और आप ये बात सही कह रहे हैं कि अगर 23 सीटें पिछली बार मिली थी, और अगर इस बार वो 10 से कम हो जाती है, तो ये नेशनली उस नंबर पर अफेक्ट कर सकता है। तो विजय जी, आप क्या अपनी बात जारी रखें। मैं कह रहा था कि एकनाथ शिंदे से तो ज्यादा उम्मीदें थी नहीं, अजीत पवार से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उनको तो 4 सीट भी मुझे लगता है ज्यादा दे दी। बारामती की सीट भी वो अपनी नाक की लड़ाई में मुझे लगता है उलझ कर रह गए, तो जिसका नुकसान हो सकता है उनको उठाना पड़े, जैसा कि खबरें आ रही हैं वहां से। और सबसे बड़ी बात है कि ये गठबंधन महाविकास आघाड़ी के लिए कहा जा रहा था कि ये गठबंधन की अर्थमेटिक ठीक है, केमिस्ट्री खराब है, लेकिन इसकी केमिस्ट्री तो बहुत बेहतर नजर आ रही है। और यही केमिस्ट्री अगर हम इस कहानी को आगे लेकर जाएं, तो उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर नजर आ रही है। अखिलेश और मायावती के बीच जैसा गठबंधन पिछली बार हुआ था, उसके कई गुना ज्यादा अखिलेश और कांग्रेस के बीच में गठबंधन मजबूत है। बिहार में सुजीत कुमार, हो सकता है मेरी बात से सहमत हो कि वहां भी जो महागठबंधन है वो ज्यादा केमिस्ट्री के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ये कुल मिलाकर ये बीजेपी के लिए आने वाले जो 2 चरण के चुनाव हैं, उसको लेकर खतरे की घंटी है, क्योंकि अगले दो चरण में पंजाब में चुनाव है, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक अलग केमिस्ट्री है। दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में भी समझौता है। तो वो हरियाणा में वैसे ही बीजेपी के लिए अच्छी खबरें नहीं है, पंजाब में बीजेपी वैसे भी नहीं है। तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट देखा जाए, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र से जो ये कहानी, अगर ये सही बात साबित होती है,
तो वाकई में बीजेपी के लिए तो फिर तो जैसा योगेंद्र यादव कह रहे हैं 272 के भी लाले पड़ सकते हैं। नहीं तो समीरण में आप की लिंक खत्म हो गई थी, लेकिन मैं आपसे एक और बात पूछ रहा हूँ। महाराष्ट्र का तो आपने बता दिया कि आंकड़ा ये होगा, लेकिन मुंबई पर भी सबकी नजरें हैं और रश्मि मुंबई इसलिए जरूरी है कि मुंबई का जो भी मतदान अब तक 2004 से मैंने देखा है वो लगभग समीरण एक तरफा, जो पार्टी देश में जीतती है वही मुंबई में क्लीन स्वीप करती है। 2004 में कांग्रेस ने किया था, 2009 में भी कांग्रेस का क्लीन स्वीप लगभग लगभग हो गया था, एक आध सीट छोड़ के। तो जो पार्टी मुंबई में जीतती है वही एक तरह से देश पे राज करती है। तो अभी तो समीरण जो स्कोर है 2014 और 2019 का, वो तो 6-0 है एनडीए के पक्ष में, मतलब पुरानी शिवसेना और बीजेपी मिला के। तो इस बार क्या होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि हमने जो देखा है कि मुंबई का मतदान जो है वो अब तक एक तरफ से होता है, जिसकी सरकार दिल्ली में बन रही है मुंबई उसके साथ रहता है। मिलिंद जी, मुंबई में अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे को शिवसेना, उनकी शिवसेना जो है उसे एक सिंपैथी मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि असली और नकली का जो एक खेल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने महाराष्ट्र में शुरू किया कि जो भी उनके साथ आई है वो असली और जो उनके साथ नहीं है वो शरद पवार की पार्टी नकली, उद्धव ठाकरे की पार्टी नकली। इसका एक बहुत मतदाताओं को कुछ बुरा लग रहा है, और जिन्होंने पार्टी मुंबई में शुरू की वो पार्टी के लिए ज्यादा सिंपैथी मिलने की संभावना है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ठाणे और कल्याण ये दो सीटें ऐसी है कि जो एक नाथ शिंदे के बलबूते पर वो खुद चुनकर ला सकते हैं। वहां एक पे तो उनका बेटा श्रीकांत शिंदे, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कल्याण में लड़ रहा है, और दूसरा ठाणे में जो नरेश मस्के हैं वो तो उनके बहुत पुराने साथी है। आनंद दिघे के जब से वो आनंद दिघे के ग्रुप में काम कर रहे थे तो वहां से उनका साथी है। तो ये दोनों चीजें उनकी तो बहुत खुद की एक अहमियत रखते हैं वहां, और वो बिल्कुल चुनकर लाएंगे। बाकी सीटों में जैसे मैंने कहा कि वहां जो पैराशूट लैंडेड, जिसको वहां मुंबई के लोग कहते हैं, उम्मीदवार है, उनको दिक्कत हो सकती है। पीयूष गोयल को शायद उतनी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज वहां जो 27% गुजराती वोटर्स हैं वो उनको मदद कर सकते हैं। बीजेपी का वो बहुत पावरफुल कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन बाकी जगह दक्षिण मुंबई में जो यामिनी जाधव शिवसेना शिंदे ग्रुप ने खड़ी की है, उनके खिलाफ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के अरविंद सावंत है, और दक्षिण मुंबई में अरविंद सावंत का काफी काम रह चुका है। तो दक्षिण मुंबई और यामिनी जाधव और उनके पति जो रह चुके हैं, उनपे बहुत सारे एलिगेशन हुए थे मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के और वहां के करप्शन के और बाकी सब चीजें। तो लगता है कि वहां अरविंद सावंत का पलटा थोड़ा अच्छी तरीके से वो चुनकर आ सकते हैं, दिखाई दे रहा है। बाद में मुंबई उत्तर पश्चिम में रविंद्र वायकर जो अभी अभी तक उद्धव ठाकरे के साथ थे, वो अभी शिंदे के गुट में गए हैं। उनके कुछ केसेस चल रहे थे, जैसे कि वॉशिंग मशीन की बात होती है, तो वैसे वो शिंदे ग्रुप के साथ गए हैं और वहां अमोल कीर्तिकर हैं, यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के ग्रुप में गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं ये। तो वहां मुझे लगता है बहुत ही टफ फाइट होगी, और वहां भी शिवसेना को सिंपैथी मिलते हुए नजर आ रही है। मुंबई उत्तर में पीयूष गोयल को जैसे मैंने बताया, मुंबई दक्षिण में बताया, मुंबई ईशान्य यानी कि उत्तर पूर्व मुंबई में मिहिर कोटेचा और संजय दीना पाटिल, मिहिर कोटेचा बीजेपी के और संजय दीना पाटिल उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के हैं। यहाँ तो किरीट सामैया थे, मनोज कोटक थे, ये सब लोग चुनकर आए थे। इसके पहले तो एक कांग्रेस का बहुत बड़ा वहां हिस्ट्री रही है, वहां गुरुदास कामत या वहां से जयवंतीबेन मेहता चुनकर आई थी। तो ये उत्तर पूर्व मुंबई में मिहिर कोटेचा मुझे लगता है संजय दीना पाटिल को भारी पड़ेंगे। तो जो आपने कहा था कि 6 वर्सेस 0 है, तो मुझे लगता है इस बार बीजेपी और ये सब बाकी कांग्रेस और स्प्लिट हुई कांग्रेस, एनसीपी और स्प्लिट हुई शिवसेना, मुझे लगता है ये 3-3 हो जाएगा। बीजेपी को 3 मिलेंगे और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट को यहाँ 2 या 3 सीट्स मिल सकती है। तो ये 3-3 सीट का मामला मुंबई में हो सकता है, और शायद 3 सीट बीजेपी को मुंबई में बीजेपी गंवा सकती है। बिली जी ठीक है, तो समीरण ये कहते हैं 3 का स्कोर हो सकता है या 4-2 टाइप का स्कोर हो सकता है, लेकिन 2 उम्मीदवारों का मैं जिक्र करना चाहूंगा जिसका समीरण ने जिक्र किया। दक्षिण मुंबई में यामिनी जाधव और रविंद्र वायकर, ये दोनों जो है इन पर 6 महीने पहले तक ये शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ थे और बाद में वो एकनाथ शिंदे के साथ आ गए, क्योंकि इन दोनों पर आरोप ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जांच चल रही थी, इनकम टैक्स की जांच चल रही थी यामिनी यादव पर। और वायकर ने तो एक महाराष्ट्र टाइम्स अखबार को इंटरव्यू में ये भी कहा कि भाई मैंने तो उद्धव ठाकरे को कह दिया था कि मैं क्या करूं, मेरे पास केस लग गया, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था पार्टी बदलने के लिए। लेकिन विजय जी, जो बात समीरण ने कही है मुंबई के बारे में, और मुंबई और दिल्ली को एक तरह से
ट्रेंड लाइन हमने देखा है पिछले मतलब 20 सालों में, मैंने देखा कि जो पार्टी देश पे राज करती है वो दिल्ली और मुंबई में जीतती है। तो अगर जो ये बात समीरण कह रहे हैं कि 3-3 का स्कोर हो सकता है मुंबई में, तो इसको आप देश के नतीजे पे किस तरह से जोड़ते हैं? देखिए, सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से देखा जाए कि 3-3 का स्कोर हो सकता है, तो दिल्ली में त्रिशंकु होगा क्या? केंद्र में क्या त्रिशंकु सरकार आएगी? कोई बीजेपी गठबंधन भी 272 क्रॉस नहीं कर पाएगा और हो सकता है कुछ सीटों से पीछे रह जाए। सरकार तो अंततः उनकी बनी जाएगी। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी रहनी है और सबसे बड़ी पार्टी के बड़ी रहने के कारण पहला न्योता उनको मिलना ही है और सबसे बड़ा गठबंधन भी वो रहने वाला है। तो उससे एक बड़ी राहत मिल सकती है और अगर दिल्ली की 7 सीटें और मुंबई की 6 सीटों की तुलना करें तो मुंबई में भी, दिल्ली में भी पिछली 2 बार से 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत रही है। इस बार आम आदमी पार्टी एक बदले हुए रूप में सामने है, थोड़ा आक्रामक अंदाज में है। कांग्रेस के साथ उसकी केमिस्ट्री भी ठीक-ठाक बैटरी लिख रही है और वहां पर कम से कम दिल्ली की बात करें तो एक चांदनी चौक और एक महाबल मिश्रा वाली सीट में ये गठबंधन थोड़ा आगे दिख रहा है। तो फिर वहां भी थोड़ा-सा देखिए कि एक तरफा दोनों जगह नहीं जा रहा चुनाव। तो ये खास बात है कि बीजेपी के लिए अपनी सीटें बचा पाना बड़ी एक टेढ़ी खीर साबित होता जा रहा है। जो सीटें बहुत आराम से वो जीतती थी, वो सीटें भी वो स्थानीय कारणों से, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से, कहीं कैंडिडेट ठीक चुनाव नहीं हुआ, कहीं महंगाई, बेरोजगारी, कहीं संविधान बदलने वाला और ये कुछ चीजें हैं जो अपोजिशन की कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अभी जो रिपोर्टें आ रही हैं, कुछ चलता हुआ दिख रहा है। और बीजेपी राम मंदिर के भरोसे थी, उसका प्रभाव उतना नहीं मिल रहा, जितना वोटर उसके साथ हिंदुत्व के नाम पर जुड़ा हुआ था, उसमें विस्तार नहीं हो रहा। और फ्लोटिंग वोटर बड़ा बीजेपी के साथ जुड़ जाता था। वो फ्लोटिंग वोटर कम परसेंटेज ये भी इशारा कर रही है कि वो फ्लोटिंग वोटर आगे बढ़कर उत्साह के साथ मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के प्रति उतना उत्सुक, उतना उत्साह में भरा हुआ नहीं दिखाई दे रहा, जैसा 2019 में नज़र आ रहा था। तो कुछ-कुछ अभी ये कंपैरिज़न हम कर सकते हैं। तो विजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। समीरण, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए।